सब्सक्राइब कीजिए मैथ गुरु 10 चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले। चलिए, और पहला हम लोग का क्या है कि भाज्य संख्या। हम लोग ये तो पढ़े हैं कि प्राकृत संख्या, वह प्राकृत संख्या जो एक मतलब वह प्राकृत संख्या क्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं जो प्राकृतिक में प्रयोग होता है, जो हम लोग काउंट करने के लिए गणन प्रक्रिया में गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे प्राकृत संख्या बोल देते हैं। तो यहाँ पर वह प्राकृत संख्या जो एक तथा स्वयं यानी खुद के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है? तो भाज्य आगे हम लोग अर्थात सीधे सीधे कह सकते हैं अपनी भाषा में। अर्थात क्या है कि जिस संख्या का दो से अधिक गुणनखंड हो, मतलब अगर हम यहाँ पे 4 ले लें, 4 संख्या हो जाए तो इसको 1 और 2 गुणे 2, मतलब इस संख्या का क्या है कि 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, तो 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कह देते हैं, है ना। अगर एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हम लोग का 4, अगला क्या स्टार्ट होगा, 4 के बाद 6 भी होगा, 6 के बाद 8 भी होगा, 8 के बाद 9 भी होगा, 9 के बाद 10 भी होगा। तो ये क्या है कि देखिए यहाँ पे 4 6 8 9 10, क्यों, अगर यहाँ पर अगर हम 9 को भी विभाजित करें तो 9 हमारा भाज्य संख्या है। क्यों? 3 गुणे 3 और गुणे 1, या हम कह सकते हैं 1 गुणे 9, है ना। तो 3 तिली के 9 गुणे 1, ये क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड हो रहा है इसका। तो वही जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कह देते हैं। चलिए, क्लियर है? तो एग्जाम्पल हम लोग का क्या होगा, 4 6 8 9 10 डैश डैश डैश। ओके, अब देखिए भाज्य संख्या से कुछ नोट भी बनते हैं। तो नोट हम लोग यहाँ पर 8 नोट लिखे हैं, 8 प्रकार के नोट। तो चलिए पहले नोट से स्टार्ट करते हैं। अब पहला नोट कह रहा है कि 2 को छोड़कर, अगर दूसरी 2 संख्या 2 को, अंक 2 को छोड़ दें, क्योंकि 2 तो सम संख्या है लेकिन यहाँ पर भाज्य संख्या नहीं है, तो 2 को छोड़ दिया जाए तो सभी अन्य प्राकृत सम संख्या भाज्य संख्या होती है। सही है, क्योंकि अगर 2 को छोड़ दें, 2 तो सम संख्या है लेकिन 2 को हम छोड़ दें क्योंकि 2 क्या है, अभाज्य संख्या में आती है। तो 2 को छोड़कर सभी अन्य प्राकृत सम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। अगर सम संख्या क्या होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, है ना, सम संख्या होगा। ये सम संख्या क्या हो जाती है, भाज्य संख्या भी होती है। चलिए नोट नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा हम लोग का नोट क्या है कि सबसे छोटी सम संख्या की बात की जाए तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है, सम संख्या, यहाँ पर सबसे छोटी सम भाज्य संख्या। तो सम भाज्य संख्या क्या होती है, अब देखिए कि सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 2 तो होगा नहीं क्योंकि 2 अभाज्य है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 होती है हमारा, 4 है ना। 4 को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं क्यों 4 होता है। तो 4 को अगर हम गुणनखंड करें तो 2 गुणे 2 और गुणे 1, है ना। तो क्या होगा, सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 होगा। अगर दूसरा नोट हम लोग देखें कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या, तो विषम क्या होगा, विषम तो देखिए यहाँ पर 3 होगा, है ना, 1 होगा, लेकिन विषम तो यहाँ पर भाज्य नहीं है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर आगे चेक करें तो आगे हमारा क्या होगा, 9 है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। विषम 9 से तो छोटा है, विषम संख्या 9 से छोटा है लेकिन भाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए सबसे छोटा विषम संख्या, सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या क्या है, 9 है, क्योंकि 3 गुणे 3 और गुणे 1, इसको लिख सकते हैं, है ना। चलिए जीरो, आगे बोला कि जीरो भाज्य संख्या है, तो हम कह रहे हैं कि नोट में कि जीरो भाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ पर अगर जीरो को किसी भी संख्या से भाग कर दें तो क्या होगा, जीरो किसी भी संख्या से भाग हो जाएगा, है ना। जीरो अगर लिख दे, 0 गुणे 3 गुणे 4 कोई भी संख्या लिख दीजिए तो इसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं। तो इसका गुणनखंड 2 से अधिक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिखे थे नोट में कि वह प्राकृत संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। तो प्राकृत संख्या में शून्य थोड़ी आता है, या तो पूर्ण संख्या में आता है ना, इसीलिए हम क्या करते हैं कि शून्य भाज्य संख्या तो है लेकिन इसको भाज्य संख्या के श्रेणी में मतलब धन पूर्णांक नहीं है, इसीलिए क्या कहा जाता है कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या होती है, संख्या क्या होगी कि 2 आपका 4 होती है ना। सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 होती है। चलिए अगला है कि 1 से, अगला नोट में देखिए कि 1 से 100 तक की अगर संख्या लिख दें उसमें भाज्य संख्या पूछा है ना। भाज्य संख्या कितनी होती है, तो 1 से अगर 100 में भाज्य संख्या की बात की जाए तो देखिए क्या होता है कि अगर 100 में से 25 को घटा दें, क्योंकि 25 हमारा क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, 100 में 25 अभाज्य संख्या होता है, तो बचा कितना, 75। तो 75 क्या होगा हमारा 1 से 100 तक में भाज्य संख्या होगा।
ओके। अगला, अगर 1 से 50 तक भाज्य संख्या करें तो 50 में से किसको घटा दें, तो अभाज्य संख्या कितनी होती है, अगर अभाज्य संख्या हमको पता होता इसमें घटा देंगे। चलिए अभाज्य संख्या आगे हम बताएंगे। अगर आपको भाज्य संख्या अभाज्य संख्या पता होगा तो दिए गए, अगर 1 से 50 बोल रहा है तो 50 में से उस संख्या को घटा दीजिए जितना भाग होगा भाज्य का होगा। तो हम 50 में से क्या करते हैं कि अभाज्य वाले को घटा देते हैं। तो अभाज्य कितना होता है, 1 से 50 में 15 होता है, तो बचा कितना 35। तो ये 35 क्या है, ये भाज्य संख्या हम लोग का है, 35 भाज्य संख्या है ना। 1 से 50 तक भाज्य संख्या कितनी होती है 35, 1 से 100 तक में भाज्य संख्या 75 होती है। आगे देखें कि 50 से 100 तक भाज्य संख्या कितनी होती है, तो 50 से 100 तक भाज्य संख्या की बात करें तो 50 यहाँ पर हम लिख देते हैं 50 से 100 तक में भाज्य संख्या कितनी होती है। तो अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या 10 होती है, ठीक है। और अभाज्य संख्या 10 होती है तो 50 से 100 में संख्या कितनी है 50 है ना, तो 50 है। चलिए 50 होती है तो 50 में से क्या करें कि 10 को हम घटा दें, क्यों 10 क्या होता है कि 50 से 100 तक में अभाज्य संख्या होती है। तो 50 में से 10 घटा दे तो क्या बचेगा हमारा 40, और 40 क्या होगा भाज्य संख्या होता है, भाज्य संख्या होगा। और अगला नोट, लास्ट नोट है हम लोग का कि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है, क्यों, कारण बताइए। ये तो आप पता कर लें कि एक, चलिए तो कारण क्या होता है कि अगर एक को हम लिख दें यहाँ पर, एक का गुणनखंड 1 गुण 1 होगा जो स्वयं 1 और 1 है ना। तो ये अभाज्य संख्या भी नहीं है क्योंकि सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो रहा है ना। देखिए अभाज्य संख्या में क्या होता है कि वह संख्या जो स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य कहते हैं। तो यहाँ पर तो दोनों स्वयं ही है, खुद ही क्या है 1 1, तो अभाज्य संख्या भी नहीं हुआ। अगर भाज्य संख्या की बात करें तो ये भाज्य संख्या भी नहीं होगा क्योंकि इसका 2 गुण से अधिक गुणनखंड है नहीं, तो ये भाज्य संख्या भी नहीं होगा। चलिए ये भी प्रूफ हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं अभाज्य संख्या पर। और एक बात कहना चाहेंगे, वीडियो तो लंबा होगा लेकिन कुछ नया सीखना होगा, कुछ अलग सीखना होगा तो समय तो देना ही पड़ेगा। चलिए अभाज्य संख्या के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं हम लोग। अब दूसरा हम लोग का क्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं कि जो संख्या स्वयं, मतलब क्या है कि जो संख्या स्वयं 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब जो भाज्य संख्या का सेम उल्टा है। भाज्य संख्या में क्या था कि जो संख्या स्वयं 1 के अतिरिक्त अन्य संख्या से भाज्य हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते थे, लेकिन इसमें क्या है कि स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त किसी भी संख्या से भाज्य न हो उसे अभाज्य कह देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस धनात्मक संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लें, एग्जाम्पल क्या, 2 ही को ले लें, 2, तो 2 का यहाँ पर अगर गुणनखंड करें तो 1 गुणे 2, तीसरा कोई होगा नहीं होगा, या तो 2 गुणे 1 लिख दें हम, तो यहाँ पर 1 होगा, तो 2 गुणे 1 या 1 गुणे 2, बात तो वही हुआ। लेकिन क्या है कि 2 गुणनखंड सिर्फ हो, हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जिस धनात्मक संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर अगर 2 तो हो गया, अब यहाँ पर अगर 3 को ले लें तो 1 गुणे 3, तीसरा कोई होगा नहीं होगा, तो इसीलिए एग्जाम्पल हम लोग का क्या हो जाएगा कि 2 3, अगला क्या हो जाएगा 3 के बाद 5 के बाद 7 है ना, 9 तो होगा नहीं हमारा ना 10 होगा तो 11। तो हम लोग का एग्जाम्पल ये हो जाएगा कि 2 3 5 7 11 एग्जाम्पल है ना। अब आगे नोट देखिएगा, 2 को छोड़कर, 2 को अगर छोड़ दें तो सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। क्लियर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे अगर 2 को छोड़ दें तो 2 क्या है, 2 तो सम संख्या है ना, लेकिन अभाज्य संख्या तो है, इसको हम छोड़ दें। आगे बढ़े 3 5 7 11, यानी 2, यहाँ पे देखिए क्या है अगला कि 3 5 7 है ना, तो ये तो विषम संख्या है ना। तो कहने का मतलब वही है कि अगर 2 को छोड़ दें तो सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। चलिए ठीक है, अगला जो हम लोग का क्वेश्चन था ना उस पर चलते हैं। चलिए हम लोग का प्रश्न क्या था कि 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल कितने अंक होते हैं, तो हम इसके बारे में डिफाइन कर चुके थे। यहाँ पर देखिए 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल अंक कितने होते हैं, तो 1 से 100 तक के इकाई अंक कितना हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। 1 से 100 तक में इकाई अंक कितने हो जाएंगे, तो 100 हो जाएंगे। चलिए ठीक है, अगला 1 से 100 तक में दहाई अंक कितने होंगे 91 होंगे। क्यों, अगर हम 1 से 10 तक करें तो 10 में ही एक दहाई अंक है ना, उसके बाद सब में दहाई अंक है, तो उसके बाद 90 1 91 हो जाएगा है ना, 90 के 91
और 1 से 100 तक के सैकड़ा के अंक 1 है ना। इसमें तो 1 है ना, सैकड़ा के 1 है। बाकी अगर 10 से हम लोग क्या लिखें, 10 से अगर लिखें, 10 से हम लोग 90 99 तक लिख दें तो दहाई अंक कितना है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इकाई अंक तो हो गया है। इकाई अंक कितने हैं, 1 से 100 तक में 100 है, और दहाई अंक कितने हैं, यहाँ 10 से 99 तक में 91 तक है, और सैकड़ा में मतलब 100 में एक सैकड़ा का है। कुल टोटल अगर जोड़ देंगे हम लोग तो 192। तो 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल अंक कितने हैं, तो 192। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 192। अब यहाँ पर देखिए 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या की संख्या यहाँ पर 25 होती हैं, और इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, हमको लिखकर काउंट करना होता है। बशर्ते एक मानक रूप याद रखिए, ताकि अगर मान लीजिए 1 से 50 तक पूछे, 1 से 100 तक पूछे तो हम आंसर कर पाएँ। अगला होता है 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या। अब 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, तो 15 होती हैं, है ना, ये होता है 15। आगे होता है कि 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या, तो यहाँ से 1 से 50 तक में तो हो गया 15। अब अगला है कि 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या, तो 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या की संख्या होती है 9। चलिए तो हो गया। और 25 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो 25 से 50 तक की कुल अभाज्य संख्या बताया जाए तो 25 से 50 में हो जाएगा आपका 6, है ना। अगला है कि 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो 50 से 100 तक के कुल अभाज्य संख्या की संख्या होता है यहाँ पर 10। ठीक है। अगला 1 से 100 तक शून्य अंक, 1 से 100 तक कुल शून्य अंक कितने होते हैं, तो शून्य अंक होते हैं 11। क्यों 11, यहाँ पर देखिए। अगला अगर हम क्या करें कि 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। अब यहाँ पर देखिए कि 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11, है ना। तो 1 से 100 तक कुल शून्य अंक कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। अगला हम लोगों का क्वेश्चन बन रहा है 1 से 100 तक की संख्याओं में एक के अंक, मतलब एक अंक कितना है, तो एक अंक क्या यहाँ पर हो जाता है हमारा 21 आंसर होगा। और चेक करिएगा आप लोग, 1 हो जाएगा पहला, उसके बाद 10 में क्या है कि 1 के अंक, उसके बाद 11 में है, 12 में है, 13 में है, 14 में, 15 16 17 18, है ना। तो इसमें क्या है कि एक एक अंक है, इसमें 11 में 2 हो जाएगा, 12 में 1 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में एक के अंक 21 होते हैं। चलिए, ये तो अभाज्य संख्या था। इसके बाद अगला हम लोग का टॉपिक है सह अभाज्य संख्या। अगला संख्याओं का प्रकार है हमारा सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखे हैं कि संख्याओं का वह युग्म या जोड़ा, जोड़ा मान लीजिए जैसे 3 5 7 7 4 इत्यादि। तो संख्याओं का वह युग्म जोड़ा जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, कॉमन गुणनखंड उसमें न हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात अपनी भाषा में हम कह सकते हैं सीधा सीधा कि दिए गए, है ना, दिए दो संख्याओं का युग्म, कोई संख्या 2 दिया है युग्म जोड़ा, उसमें क्या है कि उनका जिनका HCF मौसा केवल 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल अगर हम लोग का 5 3, अब इनका गुणनखंड करें तो 5 गुणे 1, और 3 का करें तो 3 गुणे 1। तो इसमें 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और इनके मौसा की बात करें तो 1 के बाद इनका कोई उभयनिष्ठ मौसा यानी मौसा नहीं है, और उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो 7, 4, इनका भी गुणनखंड कर लीजिए 7 गुणे 1 4 गुणे 1 या 2, है ना। यहाँ पर अगर 2 रखें तो 2 गुणे 1 गुणे 2 4 हो जाएगा। इसमें भी कोई 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन गुणनखंड नहीं है, है ना। उसी प्रकार अगर कर लीजिए यहाँ पर 11 2, है ना, एग्जाम्पल 5 3 7 4 11 2 11, 2 इत्यादि। ये क्या होते हैं कि सह अभाज्य गुणनखंड होते हैं, सह अभाज्य संख्या होते हैं। अगला है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या देखिए कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, P कोई पूर्णांक हो, Q कोई पूर्णांक हो, है ना, के रूप में लिखा जा सके, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं।
लेकिन क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना। और तो हम कह सकते हैं कि पी बट्टा क्यू में क्यू धनात्मक पूर्णांक होता है ना। धनात्मक पूर्णांक होता है जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या 3 ले लें, तो इसका अगर हम हर में 1 तो लिख सकते हैं ना, तो इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अगर -1 कर दें तो -1 तो हर में रहेगा नहीं, इसीलिए -1 से इसमें ऊपर नीचे मतलब हर और अंश में गुणा कर दीजिए। गुणा करने पर क्या हो जाएगा कि 3/1 हो जाएगा, है ना। तो क्यों क्या होगा, कोई धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि देखिए नोट में क्या है कि सभी भिन्न परिमेय संख्या है। सभी जितना भी भिन्न दिया है, सभी भिन्न को हम क्या बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्णांक का मतलब आपका अगर पूर्णांक क्या होता है कि ऋणात्मक, शून्य, है ना, और धनात्मक पूर्णांक को मिलाकर पूर्णांक बनता है। तो -3 को ले लीजिए, 0 को लीजिए, 0 भी आपका क्या है, परिमेय संख्या ही है, और 1 यहाँ पर लिखिए। ओके, तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। तीसरा क्या दिया है कि संख्या 0 न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। 0 आपका परिमेय संख्या है, लेकिन धनात्मक और न ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अगला क्या है कि सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है। अगला है कि सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है ना। अगर सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है, क्यों कि ऋणात्मक में कोई भिन्न नहीं होगा। जैसे अगर यहाँ पर हम मान लें तो देखिए भिन्न क्या होता है कि अगर 3/4 लिख दें, है ना, तो इसको हम अनुपात में लिख सकते हैं 3:4। अगर हम -3/4 लिख दें तो इसको हम -3:4 नहीं लिख सकते। इसलिए क्या है कि सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है। सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है। अब ये भी तो हमारा परिमेय संख्या ही है ना, ये परिमेय संख्या है, लेकिन सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्या होती है, लेकिन सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है। चलिए क्लियर है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो परिमेय संख्या तो क्लियर हो गया, है ना। ये नोट्स आप लोग याद कर लीजिएगा। और अगला अगर परिमेय संख्या की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल हम कर ले करड़ी में 4, क्योंकि देखिए करड़ी में 4 क्यों कि अगर इसका हम वर्ग कर दे 2 का तो करड़ी तो इसका हट जाएगा, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा 2। तो इसका एग्जाम्पल की बात की जाए तो आपका परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, कोई भी संख्या लिख लीजिए 2, 4, है ना, 0 भी आपका परिमेय संख्या ही है। आगे -3 अगला परिमेय संख्या लिखिए। तो आगे परिमेय संख्या अगर लिखते हैं तो यहाँ पर अगला लिख लीजिए 16, आगे 22/7, है ना। ये हम लोग का एग्जाम्पल हो जाएगा परिमेय संख्या का। चलिए ये तो परिमेय संख्या क्लियर है। चलिए हम लोग का क्वेश्चन क्या था कि लिखा था कि क्या सभी परिमेय संख्या का हर ऋणात्मक होता है। तो सभी परिमेय संख्या का हर ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्यों कि अगर 3/7 लिख दें तो इस परिमेय संख्या को धनात्मक बनाना पड़ता है, इसीलिए -1 और -1 यानी अंश और हर में -1 से गुणा कर दिया जाता है। तो ये क्या बन जाता है, -3/7 ये बन जाता है ना। तो क्या है कि सभी परिमेय संख्या का हर ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि उसको धनात्मक बनाया जाता है। हाँ अगर ऋणात्मक अगर 3/7 ऐसे लिखा होगा माइनस, तो ये परिमेय संख्या होगा, लेकिन इसको क्या किया जाता है कि -1 से अंश में और -1 से हर में गुणा कर दिया जाता है, इसीलिए वह क्या हो जाता है, ऋणात्मक से धनात्मक बन जाता है। क्लियर है। तो सभी परिमेय संख्या का हर ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि उसको धनात्मक -1 से गुणा कर बना दिया जाता है। चलिए ये तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। और आगे क्या था कि ये क्या शून्य अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है। तो शून्य हमारा क्या था, एक क्या है कि पूर्ण संख्या, पूर्ण भाज्य संख्या, यानी शून्य से हमारी क्या संख्या स्टार्ट होती है 1 2 3 4। तो ये क्या है कि पूर्ण संख्या होती है ना। तो शून्य तो एक भाज्य संख्या है, लेकिन इसको सबसे छोटी भाज्य संख्या इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि हमको धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्या में देखना होता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया है भाज्य संख्या में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या है, तो 4 है, और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो 9 है। चलिए आशा करता हूँ ये भी क्लियर हो गया होगा। एक ग्रामर टाइप है अपरिमेय संख्या, मतलब वह परिमेय संख्या या वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं, है ना। कि वह संख्या जिसको P/Q के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब कि अगर हम यहाँ पर लिख दें कि
3। तो √3 का जो मान होगा, √3 का मान क्या होता है कि 1.73205 डैश 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 डैश। अब इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में तो नहीं लिख सकते, इसलिए क्या है √3 क्या है, हम लोग का एग्जाम्पल क्या होगा पहला कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर पाई लिख दे तो पाई का मान क्या होता है कि 3.1415926 है ना, डैश 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 ये आता रहता है। तो इसको भी तो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो इसीलिए पाई क्या है, पाई भी अपरिमेय संख्या है ना। जिस संख्या को अगर हम 4.5 लिख दें तो 4.5 को हम लिख सकते हैं ना कि 45/10, और इससे भी छोटा रूप कर लेंगे इसको हम, है ना। तो इसको तो लिख सकते हैं ना P/Q के रूप में, तो ये क्या परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन जो संख्या को P/Q के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे √3 हो जाएगा। अगला अगर एग्जाम्पल लें तो 5 √3 हो जाएगा। अगला 60 √3 हो जाएगा, है ना। जो संख्या को P/Q के रूप में न लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो √3, पाई, 5 कर √3, 7 √3 और √2, ये आपका अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। अगला है आपका वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या होता है, तो वास्तविक संख्या के बारे में हम कह सकते हैं कि जो संख्या खुद का एक मान ग्रहण करती है, उसका एक मान होता है जिसका एक निश्चित अस्तित्व होता है, उसको वास्तविक संख्या बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होता है, वास्तविक संख्या में लिखे हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या बोला जाता है ना। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से परिमेय वास्तविक संख्या बोला जाता है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस संख्या का अस्तित्व हो उसे हम क्या बोल सकते हैं, वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय का सम्मिलित रूप है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, अगला अगर परिमेय संख्या लिखें तो परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं 2, 5, ये वास्तविक संख्या है। आगे परिमेय संख्या लिखे तो 3/4 -3/7, ये क्या है, सब वास्तविक संख्या है। आगे अगर जीरो को लिख दे तो जीरो भी आपका एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है जो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, तो जीरो क्या हो जाएगा, जीरो भी हमारा एक वास्तविक संख्या होता है। आगे अगर बात करें तो अगला अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या भी आपका वास्तविक संख्या है। तो √2, √3 है ना, 5 √3, ये सब क्या है कि वास्तविक संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए ठीक है, जिस वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या का खुद का अस्तित्व होता है, जिसको हम किसी मान में यानी किसी भी जोड़ घटाव किसी भी क्रिया में प्रयोग करते हैं, है ना, उसका एक अपना मान होता है, उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। उसका एग्जाम्पल 2, 5, 3/4, -3/7, 0, √2, √3, 5 √3 etc। ये क्या है, वास्तविक संख्या है। अगला हम लोग का टाइप बन रहा है काल्पनिक संख्या। अगला है काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, जिसकी कल्पना हम कर सकते हैं, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उसका अस्तित्व कोई नहीं है। तो इसे अवास्तविक, देखिए क्या होता है काल्पनिक संख्या कि इसे अवास्तविक संख्या भी कहते हैं, मतलब वास्तविक नहीं है। इसे काल्पनिक इकाई के रूप में लिखा जाता है। यह एक क्या है, काल्पनिक संख्या वर्ग, है ना। एक काल्पनिक संख्या का वर्ग शून्य या ऋणात्मक होता है। कोई भी काल्पनिक संख्या ले लीजिए, उसका अगर वर्ग होगा शून्य या ऋणात्मक ही होता है। जैसे अगर काल्पनिक संख्या की बात करें तो √-3 होगा, है ना। √-3 क्या है, काल्पनिक संख्या, कल्पना कर सकते हैं, ऐसी कोई संख्या नहीं बनेगी। अगला लिख सकते हैं कि √-5 या 5i। तो जो सम्मिश्र संख्या होती है हमारी काल्पनिक संख्या ही होती है ना। तो √-3, √-5, 5i etc आपका क्या है, काल्पनिक संख्या होती है। वह संख्या जिसकी केवल कल्पना कर सकते हैं, है ना, कल्पना कर सकते हैं। और एक और नोट करिएगा आप लोग कि एक काल्पनिक संख्या का आगे एक काल्पनिक संख्या का वर्ग क्या होता है, शून्य या ऋणात्मक संख्या होता है। एक काल्पनिक संख्या जो होती है उसका अगर वर्ग कर रहे हैं तो शून्य या ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। चलिए, तो काल्पनिक संख्या मतलब संख्या के जो टाइप बन रहे थे, संख्या के प्रकार में, नंबर सिस्टम में संख्या के प्रकार जितने थे हम सबको कवर कर लिए भाग 1 और भाग 2 में। चलिए, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा